ऑफिशियल्स और मेरे बहादुर जवानों, सभी सम्मानित वेटरन्स, वीर नारियां और उनके परिजनगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं वार मेमोरियल पर दीप लेने के लिए गया था। मुझे यह जानकारी दी गई कि आज जो उसका भव्य स्वरूप हमको देखने को मिला है, उस पर कुछ ही वर्षों पहले काम प्रारंभ हुआ था। बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन मुझे इस बात की भी जानकारी है कि जो उस समय सांसद हुआ करते थे राज्यसभा में, चित्ताणु विजय, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। समाज के किसी भी व्यक्ति का यदि हमारे वार मेमोरियल बनाने में अथवा हमारे वेटरन्स के लिए किसी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। तो मैं तरुण विजय जी को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज 7th आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे पर आप सभी लोगों के बीच होना यह हमारे लिए एक अत्यधिक प्रसन्नता वाला विषय है। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा यह भाषण समाप्त होने के बाद आप तुरंत अपने स्थान से उठें ना, क्योंकि एक बार मैं यहां से चलकर वहां तक आपके पास आकर आप सभी का अभिवादन करना चाहूंगा, इसलिए मैंने यह आप सबसे अनुरोध किया। मुझे जानकारी दी गई है कि देश भर से अलग अलग जगहों पर इस तरह के वेटरन से आयोजन किए जा रहे हैं, और ऐसे आयोजन मैं मानता हूं कि समाज द्वारा हमारे वेटरन्स को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और जनरल डिग्री ने भी बताया, इंडियन चीफ फील्ड मार्शल के करियप्पा 1953 में आज ही के दिन औपचारिक रूप से वह रिटायर हुए थे, और उसी दिन को आज हम वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं। आज से 7 वर्ष पहले सरकार ने आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स और उनके परिजनों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मेरा खुद का पूरा प्रयास रहता है कि मैं इन इवेंट्स में जरूर पहुंचूं और लोगों के साथ में सीधा संवाद स्थापित करूं। और जब से मैंने रक्षा मंत्री के रूप में दायित्व संभाला है, मैं लोगों के बीच जाता हूं और अपने सम्मानित वेटरन्स के साथ में सीधा संवाद स्थापित करता हूं। पिछली बार अन्य किसी स्थान पुणे संभवतः में गया था, और पहली बार जो वेटरन्स के बीच में गया था वो जयपुर में गया था। मैं हमेशा की तरह आपके बीच में हूं, और आगे भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि कुछ भी हो, पर हमारे वेटरन्स को लेकर कोई आयोजन होता है तो मैं उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से शिरकत करूं। जब मेरे यहां आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है, तो मैंने कहा ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है? रात्रि में भी -14 देश का गृह मंत्री रहते हुए, होम मिनिस्टर रहते हुए, -14 डिग्री के टेम्परेचर में मैं रात को मैं रुक चुका हूं, तो देहरादून में आने में किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संकोच होना चाहिए? हमारे वेटरन्स को लेकर कोई आयोजन अगर हिमालय पर भी या सियाचिन में भी होता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा और उनसे मुलाकात करके आऊंगा, और मैं आज आप लोगों के बीच आऊंगा। रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद ही मैंने उस समय के आर्मी चीफ और बाद में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन रावत, उनसे दूसरे दिन जिस दिन मैंने शपथ ग्रहण की थी और यह रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि मैं सियाचिन जाना चाहूंगा, और कुमार पोस्ट पर जाकर वहां के नौजवानों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। साथियों, आज सारा देश समृद्ध के पर्वों को एक साथ मना रहा है, चाहे वो सब पर्व हमारे लोहड़ी के हों, बिहू हों, पोंगल, मकर संक्रांति। इन पर्वों की भी मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि इस समृद्धि के पीछे का कारण भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। लोहड़ी हो, बिहू हो, पोंगल या मकर संक्रांति, आप सभी को मालूम है कि यह सब कृषि से जुड़े हुए सरकारी त्योहार हैं, और यह सभी हमारे समृद्ध कृषक संस्कृति के यह प्रतीक हैं। और यह बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा देश दुनिया के उन देशों में से एक है जो खाद्यान्न के मामले में न केवल पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट भी करते हैं। पर यह हमारी समृद्धि आखिर इस देश को कैसे हासिल हुई है? क्या यह हमारी समृद्धि केवल देश की उर्वर भूमि से हासिल हुई? क्या यह केवल उन्नत किस्म के बीजों और खाद और पानी से हासिल हुई? क्या यह फिर हमारी समृद्धि नई नई टेक्नोलॉजी और मशीनों से हासिल हुई? हमारे देश की समृद्धि के पीछे साथियों इन सभी का हाथ तो है ही, पर उनके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो इनडायरेक्ट है,
और लोगों का ध्यान उस पर कम ही आता है, वह इनडायरेक्ट कंपोनेंट है हमारे देश की चाक चौबंद राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके चलते हम अपने कृषि क्षेत्र को दुनिया के उन्नत क्षेत्रों में से एक बना सके। और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी हमारे जवान और हमारे यह वेटरन्स हैं। और मैं कह सकता हूं हमारे देश का भी आजादी हासिल होने के बाद जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जो सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि अपने तीनों सर्विसेज के जवानों का और अपने वेटरन्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन मानता हूं। क्योंकि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित न होती, हमारा देश अपने को सुरक्षित न महसूस करता, चाहे हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर ले, इंटरनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, किसी भी सूरत में हम देश का विकास नहीं कर सकते। आपने चाक चौबंद व्यवस्था रखी है सीमाओं की, देशवासी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के देश को एक ऊंचाई देने में, देश को एक हाइट देने के लिए वो लगातार वो काम करते रहे, यह हमारी मान्यता है। और मैं कह सकता हूं आज जब पूरा देश यह त्योहार मना रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल धरती के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह केवल हवा, पानी और सूरज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि आज पूरा देश इनडायरेक्टली आप सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। आप सबको यह देश हृदय से नमन कर रहा है। ऐसे में वेटरन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आज के दिन से उपयुक्त शायद ही कोई और दिन हो सकता था। यह दिन ही नहीं बल्कि हमारा भी हमारे एक प्राचीन काल के लेजेंडरी वेटरन, दिग्गज वेटरन के साथ जुड़ा हुआ है। और इंडियन माइथोलॉजी के लेजेंडरी वेटरन भीष्म पितामह से यह महीना जुड़ा हुआ है। इस माह यानी माघ माह में एक लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था भीष्म पितामह। और आप सभी जानते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी में भीष्म पितामह जैसा कोई दूसरा वेटरन मिलना कितना कठिन है। अपनी प्रतिज्ञा के वे ऐसे पालन करता थे कि आगे चलकर भीष्म का नाम अटूट प्रतिज्ञा का पर्यायवाची बन गया। आज भी समाज में जब कोई बड़ी और कठिन प्रतिज्ञा देता है तो उसे वह भीष्म प्रतिज्ञा का नाम देता है। हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और वेटरन्स भी मैं समझता हूं भीष्म से किसी मामले में कम नहीं है। हमारे वीर जवान जब भी किसी कार्य का बीड़ा उठा लेते हैं तो चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, पर उस कार्य की सफलता पर कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता है। जिस तरह भीष्म पितामह अपनी निष्ठा, प्रतिज्ञा और अनुशासन के पर्याय बन चुके हैं, उसी तरह मैं समझता हूं आज हमारी सेनाएं भी अपनी प्रतिज्ञा और अनुशासन का एक बहुत बड़ा पर्याय बन चुकी है। और यह सब आप जैसे वेटरन्स के त्याग और समर्पण की बदौलत ही संभव हो सका है। इसलिए आप लोगों की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे एक मित्र उत्तराखंड के बारे में चर्चा कर रहे थे। बताने लगे कि उत्तराखंड में एक से एक बढ़कर चीजें हैं जो बड़ी ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने कुछ पीक्स के नाम गिनाए, हाई एल्टीट्यूड जू का नाम गिनाया, कुछ वाटरफॉल्स के नाम गिनाए और कुछ एस्टेब्लिशमेंट के नाम भी उन्होंने गिनाए। और इसी तरह की कई बड़ी ऊंची चीजों की जानकारी उन्होंने दी। जब उनकी बात खत्म हुई तो मैंने कहा, एक चीज आप भूल रहे हैं जो मैं समझता हूं इन सबसे भी ऊंची है। उन्होंने थोड़ा बहुत सोचा, याद करने का प्रयास किया पर समझ नहीं पाए, बोले फिर आप ही बताइए। मैंने कहा, माना कि ये सब सारी चीजें बहुत ही ऊंची हैं, पर कुछ है जो इन सबसे भी ऊंचा है और वह है हमारे उत्तराखंड के जवानों और वेटरन्स का हौसला, उनका जोश और उनका साहस। इनके सामने बड़ी ऊंची चीजें भी बौनी पड़ जाती हैं। और मैं यह बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह सच्चाई है, यह हकीकत है। और साथियों, जब जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, उत्तराखंड के जाबाज बहादुर ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा की है। स्वतंत्रता के पहले का संग्राम हो अथवा स्वतंत्रता के बाद का युद्ध, उसमें यहां के वीरों ने अपने जान पर खेलकर राष्ट्र के आन बान शान और स्वाभिमान की सदैव रक्षा की है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने निजी हितों को दांव पर लगाते हुए भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों का साथ दिया है। इसी तरह उत्तराखंड की धरती के अनेक जांबाज सिपाही रहे हैं जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपना वर्तमान स्वाहा कर दिया। साथियों, कारगिल वार में दुश्मनों को धूल चटाने में उत्तराखंड के जवानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। राष्ट्र की वेदी पर जब आहुतियां पड़ने लगी तो क्या देहरादून, क्या पिथौरागढ़, क्या उत्तरकाशी, क्या उधमसिंह नगर,
यानी समस्त उत्तराखंड के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हुए। इस वार में उत्तराखंड के अनेक जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। रहे होंगे दुश्मनों के पास बड़े बड़े हथियार, बम, तोप, गोले और बारूद, मिसाइल, पर हमारे सैनिकों के पास इन इक्विपमेंट के साथ साथ कुछ और भी था जो उनसे भी बड़ा था, और वह था हमारे सैनिकों का हौसला। और इस हौसले के बल पर ही हमारे जवानों ने दुश्मनों को आईना दिखा दिया। इस बार में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की एक बड़ी संख्या हमारे उत्तराखंड से। इसी तरह ही प्रदेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह आगे आने वाले लंबे समय तक इसी आभा को बनाए रखेगा। साथियों, औपचारिक रूप से ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों का सम्मान भले ही साल में 2 या 4 बार हो, पर वास्तविकता में इस देश की जनता में आप लोगों का सम्मान हमेशा बना रहता है। इस देश के प्रति आप लोगों की निस्वार्थ भक्ति और आपके सैक्रिफाइसेस को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी फॉर्मिडेबल आर्म्ड फोर्सेस के कारण ही इस देश का एक एक नागरिक सुरक्षित है और देश दुनिया में सिर ऊंचा करके वह चलता है। विश्व के मानचित्र पर आज हमारा देश जिस स्वाभिमान के साथ अंकित है, उसके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत ही नहीं, दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है कि आज भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लेते थे, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी सारी दुनिया में। साथियों, मैं आप जैसे देश के वीर प्रहरियों के बीच पहुंचता हूं तो मुझे प्रसन्नता होती है और सच्चाई है कि मैं स्वयं को गौरवान्वित भी अनुभव करता हूं। मेरी आंखों के सामने आप लोगों की बहादुरी और बलिदान के दृश्य उभरने लगते हैं। आप लोग हमारे देश की सीमाओं सहित हमारी एकता अखंडता के प्रहरी रहे हैं। एक बात की ओर कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि हमारे देश में लोगों को कई छोटी छोटी चिंताएं भले ही हों, और किसान को उसकी फसल की चिंता, व्यापारी को उसके व्यापार की चिंता, बच्चों को उनकी पढ़ाई की चिंता आदि आदि, पर किसी को कभी भी हमारे देश की सुरक्षा जैसी बड़ी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश की सीमाओं पर आप जैसे वीर सिपाही तनमन से खड़े हैं। यह देश चैन से सोता है क्योंकि आप जैसे लोग वहां जाते हैं, इसलिए आप लोगों के प्रति मेरा मन श्रद्धा से भर जाता है। साथियों, मैं तो कहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति कुछ इस प्रकार की है जो स्थिति भोजन में नमक की होती है। जब भोजन में नमक ठीक ठाक होता है तब तो नमक की याद नहीं आती है, लेकिन भोजन में यदि नमक कम हो जाए अथवा अधिक हो जाए तभी जाकर नमक की याद आती है। और कोई संकट यदि पैदा होता है तब लोग इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं कि सचमुच हमारे इन संकटों से देश की सुरक्षा को यदि कोई उबार सकता है तो हमारे देश के बहादुर सेना के जवान भी उबार सकते हैं। तब जाकर स्वाभाविक रूप से ध्यान उस और लोगों को जाता है। ऐसे निश्चिंत होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। साथियों, हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रोफेशनल होते हैं, सभी अपने अपने अनुरूप राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और सभी राष्ट्र की प्रगति में अपना अपना योगदान देते हैं। पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि देश में कितने ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनमें यंग प्रोफेशनल्स के वेलफेयर के लिए एक पूरा विभाग बनाया गया। और मैं देखता हूं कि पेंशन आदि की व्यवस्था के लिए किसी दूसरी सेवाओं में कोई अलग से कोई विभाग बनाया गया हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है। पर किसी मंत्रालय के अंतर्गत उसके पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हो, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। जबकि हमारे वेटरन्स बंधुओं के वेलफेयर के लिए रक्षा मंत्रालय में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जिसके सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। यह दिखाता है कि हमारे वेटरन्स के प्रति राष्ट्रीय जिम्मेदारी क्या है और राष्ट्र की हमारी प्राथमिकता क्या है, उनके प्रति हमारी चिंता क्या है, और वेटरन्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, वेटरन्स हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। यह देश आप सभी के प्रति बड़ी कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखता है। साथियों, हमारे देश में वेटरन्स के सम्मान की बड़ी पुरानी परंपरा रही है, और इस देश में जितने भी देवी देवता आपको मिलेंगे वे चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, या फिर वही योगेश्वर कृष्ण हो, या आदि शक्ति दुर्गा हो, इन सभी को आप वेटरन्स की श्रेणी में भी रख सकते हैं। बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा, राम वेटरन बनने के बाद ही श्री राम बने, कृष्ण वेटरन बनने के बाद ही श्री कृष्ण बने, शौर्य पराक्रम दिखाने के बाद ही। इसी तरह से देवी दुर्गा भी। और हमारे यहां माना है कि जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है।
पर मुझे लगता है कि अनेक मानव जन्मों के समस्त पुण्य जब संचित होते हैं तब मनुष्य को फौजी या वेटरन बनने का अवसर मिलता है। क्या यही कारण है कि देश में मनुष्य तो मनुष्य फूल पत्ते भी देशभक्तों के सम्मान में अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। आप सभी माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता से जरूर अवगत होंगे, जिसमें एक अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है। वह कहता है कि मैं किसी मंदिर में मूर्ति पर मैं नहीं चढ़ना चाहता, न ही किसी अप्सरा के बालों में गूंथा जाना चाहता हूं। मेरे बस एक अभिलाषा है, मुझे तोड़ देना बनवाली उस पथ पर देना तुम्हें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर बने। और यह सत्य भावना सर्वस्व अपना न्यौछावर करने की हमारे जवानों में पैदा होती है। मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, स्वाभिमान की भावना। यही और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। स्वाभिमान की भावना यह व्यक्तिगत भी होती है, पारिवारिक और सामाजिक भी होती है। यह स्वाभिमान की भावना राष्ट्रीय भी होती है। लेकिन यदि दुनिया की कोई ताकत हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आंख उठाकर देखने की जरूरत करती है, तो उसमें हमारे समस्त देशवासियों का जो स्वाभिमान जागृत होता है, वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वह पारिवारिक अथवा सामाजिक स्वाभिमान नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक और हमारे समस्त देशवासी उठ खड़े होते हैं। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नौजवानों के अंदर भी थी, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही आज हमारे भारत की सीमाएं भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चंद्रशेखर आजाद 25 साल की जवानी थी। इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते होते, जब रिवाल्वर में अंतिम गोली से सटी तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। यही होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। और आज का यह महत्वपूर्ण उत्सव भारतीय सेना के वीर सैनिकों अथवा हमारे आज के वेटरन्स की वीरता एवं कर्तव्य परायणता के सम्मान का उत्सव है। वह परिवार, समाज और राष्ट्र बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसे राष्ट्र यज्ञ के तपस्वियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे में हमारा देश और समाज निश्चित ही बहुत भाग्यशाली है जिसे आप सभी वेटरन्स का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे वेटरन्स को मैं राष्ट्र के संतों के रूप में मैं देखता हूं। इसीलिए मैंने आप लोगों से अपील किया, मेरा भाषण समाप्त होने के बाद आप अपने स्थान पर ही बने रहें, क्योंकि एक बार आपके पास आकर मैं आप सभी का दर्शन करना चाहता हूं। संत का वास्तविक लक्षण होता है जो मन में सत्य को धारण करता है, मानव समाज और राष्ट्र के हित की सोचता है और समाज को दिशा निर्देशित करता है। और इस कसौटी पर अगर मैं देखूं तो हमारे वेटरन्स पूरी तरह से खड़े उतरते हैं। संतों की सत्संगति को हमारे यहां परम गति माना गया है, और यानी मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था जिसे कहते हैं। सत्संग परमागति। ऐसे में आप लोगों के साथ जब मैं होता हूं तो न केवल आप लोगों के जीवन अनुभव से समृद्ध होता हूं, बल्कि मुझे एक आत्मिक संतोष की भी अनुभूति होती है। साथियों, आप सभी हमारे राष्ट्र के एसेट्स हैं। मातृभूमि की सेवा में आप लोगों के त्याग और बलिदान की कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। आप लोगों को यह देश जो पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, ऐसी तरह की जो भी सुविधाएं देता है, वो आप सभी के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक छोटा सा वह माध्यम है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह सरकार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है, और आज का हमारा वैरियर आने वाले कल का वह सम्मानित वेटरन्स है। अपने वेटरन्स की वेलबींग और उनकी सेटिस्फैक्शन सुनिश्चित करना मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है, और यह सरकार अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझती है। हमारे वेटरन्स के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनकी मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जो मुझे भाषण दिया गया है उसमें लिखा गया है कि वेटरन्स के लिए क्या क्या इस सरकार ने किया है। मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहता हूं। सरकार की जिम्मेदारी है वेटरन्स के लिए जितना हो सके वह करे, जितना बन पड़ा है सरकार ने किया है। यदि कोई समस्या सामने फिर यदि आएगी तो पूरी ईमानदारी के साथ उसका समाधान करने की हमारी तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोशिश की जाएगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहां पर मैं उन सब सारी चीजों की बहुत सारी चीजें लिखी, मैं जाकर चर्चा नहीं करना चाहता। क्या किया या कोई मैं एहसान नहीं बताना चाहता। सरकार ने आप बहुत बड़ा एहसान किया है,
आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आपके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक हमारा तरीका है और हम लोगों ने वह सम्मान आपके प्रति व्यक्त किया है। पेंशन शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, केवल मैं इसकी आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त अक्टूबर महीने में सरकार ने मां भारती के सपूत पोर्टल की शुरुआत की है। उसकी जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूं, जहां भारतीय नागरिक आर्म्ड फोर्सेज वार कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक नया कार्यक्रम 2 महीने पहले ही हम लोगों ने तय किया है और इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सक्रिय मिलिट्री ऑपरेशन में शहीद हुए अथवा गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों के परिवारों को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करने में यह उपयोग किया जाएगा। और यह भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रयासों से देश के आम जन को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। और ईसीएचएस के अंतर्गत जो कुछ भी चीजें होती हैं वह आप सब लोग जानते हैं, उसकी बहुत डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और मां भारती का पोर्टल, इसको थोड़ा सा और मैं प्रभावी बनाने की, मां भारती के सपूत का यह जो पोर्टल है इसको और प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भारत का गृह मंत्री रहते हुए भारत के वीर करके एक पोर्टल उसमें मैंने बनाया था। मैं सच बताऊं कि मुझे कल्पना भी नहीं थी, देशवासियों ने इतना सपोर्ट किया है अपने शहीदों की। वैसे ही ये पोर्टल भी बनाया गया है और मैं समझता हूं इसको ज्यादा प्रसारित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से देश की सुरक्षा के जवानों के लोग अपना दिल खोलकर सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं एक बार पुनः आप सब जो यहां पर उपस्थित हैं, शूरवीर पूर्व सैनिकों, अमर शहीद सैनिकों के स्वजनों को मैं नमन करता हूं और आप सभी को पुनः एक बार मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप और देश के प्रति आपके समर्पण को नमन करते हुए यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।